गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मधुबन हिंदी के पाठ 14 अपराध का अध्ययन करने जा रहे हैं। अपराध का अध्ययन चैप्टर शुरुआत करने से पहले कुछ शब्द ज्ञान है, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा आप अच्छे से। तो पेज नंबर आप सब अपनी कॉपी बुक का 49 पेज नंबर 49 ओपन करके रखेंगे। जब भी आप ये वीडियो देखें तब आप पेज नंबर खोलकर ही रखिएगा। शब्द ज्ञान में अपाहिज पहला शब्द है अपाहिज। अपाहिज का अर्थ होता है विकलांग, जो अपने पैरों से समर्थ नहीं है चलने में, वो या फिर उसके कुछ भी अंग छोटा मोटा पूरे बॉडी में से कहीं से नहीं है तो वो उसको हम अपाहिज विकलांग बोलेंगे। दूसरा है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा का अर्थ होता है बात बात पर चिढ़ने वाला। कहीं हम छोटी सी बात करेंगे तो वो तेज गुस्सा हो जाएगा कि चिढ़ जाएगा कि नहीं हमें ये बात नहीं करना है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं बात पर चिढ़ जाना। ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन करना। जलन मतलब किसी दूसरे की, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और उसने तीसरे की प्रशंसा करती है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उससे वो प्रेम नहीं करता, मतलब वो उसको अच्छा नहीं मानता है, वो उससे लड़ाई करता रहता है। तो वो जब उसकी प्रशंसा सुनेगा तो उसके मन में एक ईर्ष्या जलन पैदा होगी कि तुम मेरे सामने उसकी प्रशंसा मत करो। तो ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। नेक्स्ट है उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमें प्रसन्नता होती है, तो हम उसके लिए उल्लास शब्द का इस्तेमाल करेंगे। गुलाटियाँ। गुलियाटिया का अर्थ होता है कलाबाजियाँ दिखाना, मतलब जैसे बंदर इधर से उधर जंप करता है, मदारी उस डमरू बजाता है और वो नाचता रहता है उसकी डमरू की ताल पर, तो वो हमें कलाबाजियाँ दिखा रहा है, वो गुलाटियाँ खाता है, तो हम कहते हैं कितनी सुंदर कलाबाजियाँ दिखा रहा है। प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है होड़ लगाना, एक दूसरे से आगे पीछे जाने की जो होड़ रहती है कि तुम आगे बढ़ गए तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो यह होती है प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से भिड़ना। क्षमता। क्षमता का अर्थ होता है सामर्थ्य, योग्यता। जो हमारी योग्यता है, जो हमारे सामर्थ्य है, वही हमारी क्षमता। प्रहार। प्रहार का अर्थ है वार करना, आघात करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। उत्तेजना। उत्तेजना मतलब आवेश में आ जाना, एकदम से गुस्से में हो जाना। उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है उदासीनता, तिरस्कार करना, किसी को तिरस्कार कर देना, उसके सामने जाकर उसका कुछ भी अपमान कर देना, ये होती है उपेक्षा कर देना। मतलब हम सब बात कर रहे हैं और कोई हमारे पास आया है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हमने उसकी उपेक्षा कर दी है। मतलब लीथड़। लीथड़ मतलब सना हुआ, गंदा होना, गंदी चीज़ों में। कातरता। कातरता का अर्थ है करुणा से भरा हुआ। तो ये इसके कुछ शब्द ज्ञान थे। अब हम अपराध पाठ को शुरू करते हैं। आप जानते हैं बचपन में अपनी शरारतों पर पर्दा डालने के लिए किसी पर भी दोष मढ़ने की घटनाएं होती हैं। बचपन में बच्चे खूब मस्ती करते रहते हैं और वो मस्ती करते हुए कुछ ऐसे गलत का लड़ लेते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, तो मम्मियाँ डांटती हैं कि तुमने उसको क्यों मारा, तो वो खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेगा कि मैंने इस वजह से उसको मारा, बल्कि वो सामने वाले को दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएगा, उसके ऊपर दोष लगाएगा कि इसने पहले मुझे ऐसा किया था इसलिए मैंने उसको मारा। तो ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तब मन में क्षण भर को भी यह विचार नहीं आता कि उस पर क्या बीतती होगी। जब हम सामने वाले पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया है इसलिए हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम अपने मन में ये विचार नहीं करेंगे कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। यह तो तब पता चलता है जब किसी दूसरे के द्वारा की गई झूठी शिकायत का दंड स्वयं को भोगना पड़े। जब हम किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या बीतेगी ये हमें समझ में नहीं आएगा। ये तब समझ में आएगा जब कोई हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा और हमें उस झूठे इल्ज़ाम की वजह से हमें पनिशमेंट भुगतना पड़ेगी, मार सहना पड़ेगी, तब हमें ये समझ में आएगा कि हमने भी उसका झूठा नाम लिया था, तो उसे भी घर पर या फिर स्कूल में टीचर द्वारा पनिशमेंट दी गई होगी। तो ये सब तभी पता चलता है जब हम अपने आप पर उसे बीतते हैं। पाठ प्रवेश। इस कहानी के नायक ने अपनी कमजोरियों और शरारतों को छिपाने के लिए कई बार अपने बड़े भाई को दोषी ठहराया है। ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, इसमें अपनी कमजोरी, अपनी शिकायतों का जिसको नायक बनाया गया है इस पाठ में,
वो बहुत शरारती है, बहुत उसकी गलतियां भी बहुत होती, तो वो सारे गलतियों को, शरारतों का दोष किस पे दे देता है, उसके बड़े भाई पर दे देता है। माता पिता ने हर बार बड़े भाई को दंडित किया। जब छोटा भाई कह रहा है कि भैया ने मुझे मारा है, तो माता पिता यही कहेंगे ना, भैया को डांटेंगे, उसे मारेंगे, बड़े को छोटे को कुछ नहीं कहेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद जब इसे यह महसूस हुआ कि अनजाने में वह बड़ी भारी भूल करता रहा, तब उसके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं रही। जब उसे पता चला कि मैं अनजाने में भैया का नाम जब झूठा ले लेता था, तो उसे हमेशा मेरी वजह से मार पीटती थी। जब उसे खुद को यह एहसास हुआ कि मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, तब वो पछताया, और बहुत ज़्यादा ही इतना पछताया कि उसके पश्चाताप की कोई सीमा ही नहीं रही। पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ के जो रचयिता है, इस कहानी को उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उदय प्रकाश जी ने एक 6 साल के बच्चे और उसके बड़े भाई के बारे में बात कही है, वह हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मेरे बड़े भाई मुझसे 6 साल बड़े हैं। जो इस कहानी का नायक है वो कह रहा है, अपनी आप बीती बता रहा है कि मेरे बड़े भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। हर भाई, छोटे बड़े जो भी भाई बहन होते हैं, तो जब बड़ा भाई खेलने जाता था तो छोटा भी उनके पीछे पीछे ऑब्वियसली जाएगा ही सही। मेरे भाई बचपन से ही अपाहिज थे। उसका जो भाई था वो पैरों से, हाथों से, कहाँ से अपाहिज है ये हमें आगे पता चलेगा, हम पढ़ेंगे जब। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था। देखो, उसके जो अपाहिज भाई था, उसका जो एक पैर था वो पोलियो की वजह से काम नहीं करता था, इसलिए वो पोलियो से अपाहिज हो गए थे, उनको पोलियो हो गया था। लेकिन फिर वो क्या थे, बहुत ही सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे। अपाहिज होने के बावजूद भी पूरे जो आसपास के उनके जो गांव थे उसमें वो सबसे अच्छे तैराक थे, और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में भी कोई नहीं हरा सकता था। अपाहिज होने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं अपाहिज हूँ तो मुझसे ये काम नहीं होगा, पर उन्होंने तैराकी भी सीखी और सबसे अच्छे तैराक बने। उन्होंने हाथ का पंजा लड़ाना सीखा। उस पंजे लड़ाने की प्रतियोगिता में भी वो हमेशा ही सबसे फर्स्ट आते थे, उनके जैसा कोई पंजा लड़ा नहीं सकता था। घूसे से नारियल और ईंट तोड़ लेते थे, उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो घूसे से एक घुसा मारते थे और नारियल और ईंट को तोड़ देते थे। जबकि जो छोटा भाई था वो दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा था। वो चिड़चिड़ा रहता था, हमेशा चिढ़ जाता था। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। अब छोटे भाई को ये देखकर जलन होती थी कि बड़े भाई के इतने सारे दोस्त हैं, वो इतने अच्छे तैराक हैं, वो इतना अच्छा कुश्ती लड़ते हैं, इतना अच्छा पंजा लड़ाते हैं। इन सब बातों की वजह से वो अपने भाई से नाराज रहता था, जलन करता था। सब खेलते हैं और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। जोड़ी वाले जो गेम होते जैसे कबड्डी वगैरह जो होती थी, तो उसमें वो क्या करते थे, उनके भाई अपने छोटे भाई को अपनी टीम में ले लेते थे कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाने देता। वो इतना कमजोर था, तो दूसरा जो पाली वाला था वो उसको उस साथ में अपने रखना ही नहीं था कि इसकी वजह से हम हार जाएंगे। तो भाई क्या करते थे, वो उन्हें अपनी टीम में ही शामिल करते थे। अक्सर मेरा भाई मेरी वजह से हार जाते थे, फिर भी वे मुझसे कभी नहीं कुछ कहते थे। छोटा भाई को अपनी टीम में रखते थे, लेकिन वो हार भी जाते थे अगर, तो वो छोटे भाई को कुछ भी नहीं कहते थे, ठीक है हार गए तो हार गए। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। बड़े भाई कभी अपने छोटे भाई को नहीं मारता। उसे याद है कि अभी तक वो बड़ा हो गया है, उसे याद है कि बचपन में मुझे भैया ने कभी नहीं मारा। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। अब वो एक दिन की बात कर रहे हैं जब वो अपने भाई के साथ खेलने गया था। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली थी कि जो शरीर में उल्लास भरा करती है। सॉरी। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थी। मौसम ऐसा हो गया था कि उन्होंने कुछ दूसरा गेम खेलने की बजाय गिल्ली डंडा खेलने का निर्णय लिया और गिल्ली डंडे खेल रहे थे। सबके पास छोटी छोटी डंडियां थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधा मारा जा रहा था। गुलाटियां खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक
जाती थी। जब हम डंडे से गुल्ली को प्रहार करते हैं, मारते हैं, तो वो बहुत ही उसका शॉट जो है गेंद की तरह जाता है और गुलाटी खाते हुए जो गुल्लियाँ रहती हैं वो भी दूर तक चल जाती है। मुझ में ना इतनी ताकत थी, ना मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचा पाता। वो कमज़ोर था, तो वो उसमें इतनी दम नहीं था, ताकत नहीं थी कि वो ऐसा शॉट मारे कि गुल्ली बहुत दूर तक चले जाए। जबकि वहाँ एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। वहाँ एक होड़ लग गई थी कि कौन कितनी दूर तक गिल्ली को फेंक सकता है। कोई भी ना हारना चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती है। इंडिविजुअल गेम होता है, इसमें सिंगल सिंगल खेलना होता है, इसमें कोई पाली नहीं होती है। अपने अपना गेम अपने को ही खेलना होता है। कोई किसी की जोड़ीदार नहीं होती। हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे, मैं अकेला छूट गया था। भाई भाई जो थे वो उनके खेलने में इतने मगन हो गए थे कि वो अपने छोटे भाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। भाई जीतने लगे थे, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल ही चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। जब भाई खेल रहे थे तो वो जीत रहे थे, तो जीतने में उनके खुशी बहुत हो रही थी, तो वो एक बार भी मुझे देख ही नहीं रहे थे। तो मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ उसको कि भाई मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे हैं। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। उसे बड़ी जलन हो रही थी अपने भाई को देखते हुए। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। जब वो पत्थर पर अपनी गुल्ली पटक रहा था तो खुद ही की गुल्ली खुद ही के ऊपर उछलकर उसके सिर पर लग गई। माथा फूट गया और खून बहने लगा। उसे एकदम गुल्ली की लगी तो उसे खून आने लगा। मैं चीखा तो मेरे भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। जब वो रोने लगा तो भाई पास में आए और वो अपने भाई को देखने लगे। क्या हुआ बोलने लगे। भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। भाई ने देखा कि छोटू को खून आ रहा है, तो उसने सिर अपने हाथों से उसके सिर को ऐसे दबाया और मेरा गुस्सा मिट नहीं रहा था, पर फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मेरे भाई को अपनी अपेक्षा का दंड देना चाहता था। भाई उसको इग्नोर कर रहा था, तो वो उसने मन में ठान लिया था कि घर जाके तो अब मैं इनकी शिकायत करूंगा। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। गुस्से में उसने भाई का हाथ हटाया और जोर से घर की ओर चल दिया। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो से शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ नहीं दौड़ पा रहे थे। उन्होंने लंगड़ा कर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह गिर गए। बच्चों, ये मैंने आधा पार्ट आपको भी पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा इसका पढ़ लेना पेज नंबर 48 का, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय।